जय हिंद सभी को। चलिए हम लोग अपनी फिजिक्स की क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। कल हम लोग फिजिक्स में लास्ट कहाँ तक पहुंच चुके थे? तो कल हम लोग पढ़ रहे थे गति के बारे में, यानी कि मोशन के बारे में। गति में हम लोगों ने देखा कि कितने आधार पर गति का निर्धारण है। पहला पढ़ा पथ के आधार पर, दूसरा समय के आधार पर और तीसरा पढ़ा तल के आधार पर। अब टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और गति को समझने के लिए किन किन राशियों की या किन किन अन्य चीजों की हमें जरूरत होगी जो गति को समझने में हमारी सहायता करेगी। तो सबसे पहले आगे बढ़ाते हुए हम लोग गति से पहले, यानी गति को स्टार्ट करें उसके पहले कुछ और चीजें हैं जिनको हम लोगों को समझना जरूरी होगा। अगर इनमें बारीकी से हम लोगों को अंतर नहीं पता होगा तो जो यहाँ से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं वो न्यूमेरिकल भी हम लोगों के छूटेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। इसको समझने के पहले अगली शुरुआत हमारी जो होगी, सबसे पहले हमें समझना होगा दूरी और विस्थापन को। तो अब हम लोगों का अगला टॉपिक होगा दूरी और विस्थापन। दूरी को हम लोग इंग्लिश में डिस्टेंस और विस्थापन को इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। इसको जब डिनोट करने की बात आती है कि दूरी को किससे डिनोट करते हैं, तो इसे हम लोग एस से डिनोट करते हैं, जबकि विस्थापन को हम लोग डी से डिनोट कर देते हैं। तो यहाँ पर याद रखना है कि डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट किया जाता है, इसे कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, जबकि दूरी को एस से डिनोट करते हैं। तो अब शुरुआत करते हैं कि दूरी और विस्थापन क्या है, इनमें क्या अंतर है, कैसे इनको लिया जाएगा। देखिए यहाँ पर आपका एक चीज जो लिखा हुआ है दूरी, यहाँ पर जो एस डिनोट किया जा रहा है, ये एस लिया गया है लैटिन भाषा के शब्द स्पेस से। स्पेस का मतलब है, वहां पर लैटिन भाषा में इसे बोला जाता है स्पेंसियम। स्पेंसियम वर्ड का अर्थ होता है स्पेस या जगह, उसी की वजह से यहाँ पर दूरी को एस से डिनोट किया जा रहा है। तो ये थोड़ा सा समझने की बात थी, आगे इसके संबंध में पूछा कुछ नहीं जाता। दूरी के बारे में और विस्थापन के बारे में अब हमें समझना है कि दूरी क्या है और विस्थापन क्या है। सबसे पहली चीज जो हमें ध्यान रखनी होगी, दूरी एक प्रकार की अदिश राशि है। अदिश राशि है। अदिश राशि यानी ये क्वांटिटी किस प्रकार की है, तो ये स्केलर क्वांटिटी है, यानी स्केलर क्वांटिटी है। जबकि आपकी विस्थापन जो है ये एक प्रकार की सदिश राशि है। सदिश राशि, सदिश राशि का मतलब हो गया कि ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, यानी जब भी इसको डिनोट किया जाएगा इसके ऊपर इस तरीके से एरो लगाया जाएगा, जो कि पहले की क्लास में हम आपको बता चुके हैं। तो पहली बात, दूरी को बताने के लिए हमें जिन चीजों की आवश्यकता होती है उनमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती, बिना दिशा के भी हम इसे बता सकते हैं। लेकिन विस्थापन के लिए हमें यह पता लगाना होगा कि विस्थापन किस दिशा में हुआ है, तो बिना विस्थापन के दिशा बताना संभव नहीं है, यानी हमें इसे व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता होती है। अगली बात, दूरी के संबंध में अगर हम लोग पढ़ें तो दूरी कहा किसे जाता है, तो जैसे मान लीजिए कोई एक बिंदु ये है आपका ए, या कोई एक पर्सन है ए जो स्थान बी पर जाना चाहता है। अब ये एक बिंदु हो गया ए और ये एक बिंदु हो गया बी। ये मान लेते हैं किसी का घर है और ये थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये एक कोचिंग। अब ए को बी तक पहुंचना है, यानी ए जो है ये बी कोचिंग है और ए क्या है, किसी का घर है। तो ये क्या करेगा, इसे अगर यहां से यहां तक जाना है तो एक तरीका तो ये होगा, मान लीजिए इसका कोई एक मित्र है और ये मित्र है सी। मान लीजिए ये दोनों इस कोचिंग में पढ़ते हैं, तो तरीका क्या होगा कि ए या तो सीधा चला जाए कोचिंग, दूसरा तरीका क्या होगा कि वो सी को साथ ले ले और तब यहाँ पर बी के यहाँ जाए, या ये भी हो सकता है कि ए और कहीं पर भी घूमता हुआ पहुंचे, या तरीका होगा कि वो घूमता हुआ बी तक पहुंचे, या बी वापस
अपने कोचिंग से जब घर आवे तो दुनिया भर की जगह पर घूमते हुए आवे, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर बात ध्यान देने वाली हम लोगों को ये होगी कि जो ए बी तक, इसका मेन मोटिव क्या है, बी तक जाना। तो बी तक जाने के इसके कई रास्ते हैं, यानी कई प्रकार के पथ या रास्ते ये तय कर सकता है जिससे ये बी तक पहुंचेगा। लेकिन वहां पर ये निश्चित नहीं होगा कि ये कितने किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है या कितने देर में जा रहा है, ये मायने नहीं रखता। लेकिन अगर पूछा जाए कि ए से बी तक जाने के लिए न्यूनतम पथ कौन सा होगा, तो अगर आपसे कहा जाए कि अगर आपको सबसे कम समय पर जाना हो, तो यहाँ पर आप सबसे कम समय पर जाने के लिए, किसी स्थान पर पहुंचने के लिए आप क्या तय करोगे, तो आप न्यूनतम पथ को तय करोगे। तो जो न्यूनतम पथ होगा, जो सबसे तेजी से आपको बी तक पहुंचाएगा, वो रास्ता यही होगा कि सीधे ए अपने घर से निकले और डायरेक्ट बी के घर, ए बी यानी कि कोचिंग में अपनी पहुंच जाए। जाने को वो और अगर कहीं पर घूम करके जाएगा तो ये इसके द्वारा क्या होगा, तो ये एक लंबी दूरी तय करी गई होगी। यानी जो ए ने बी तक, उसका मेन मोटिव था कि ए बी तक जाता, तो यहाँ पर जो न्यूनतम दूरी बनी और एक दूरी बनी जिसे आप बोलेंगे कि कुल दूरी। मान लीजिए कुल दूरी क्यों बोलेंगे कि पहले ए से बी, सी के यहाँ गया होगा, फिर वहां से उसको ले आया होगा, ले करके तब बी पहुंचा होगा। तो वो डायरेक्ट कोचिंग नहीं गया, उसने यहाँ से यहाँ तक तय किया। तो इसको क्या बोलेंगे, इसे कुल दूरी बोलेंगे, और इसे क्या बोलेंगे, इसे न्यूनतम दूरी बोलेंगे। तो याद रखिएगा, जो आपके व्यक्ति द्वारा दो बिंदुओं के मध्य, दो बिंदुओं के मध्य तय की गई कुल दूरी होती है या कुल पथ होता है, उसे ही दूरी कहा जाता है। यानी तय किए गए पथ की, तय किए गए पथ की कुल लंबाई, कुल लंबाई या कुल पथ, जो टोटल डिस्टेंस उसने तय किया, वही क्या कहा जाएगा, दूरी कहा जाएगा। लेकिन अगर यहीं पर आपसे पूछ लिया जाए कि दो बिंदुओं के बीच, दो बिंदुओं के बीच तय की गई न्यूनतम लंबाई को क्या कहा जाएगा, तो न्यूनतम लंबाई को विस्थापन कहा जाता है या न्यूनतम पथ को विस्थापन कहा जाता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा। तो यहां से जो न्यूनतम पथ था, वो न्यूनतम पथ ये था, तो ये न्यूनतम पथ क्या बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, यानी न्यूनतम पथ ही विस्थापन होता है। और कुल दूरी वो कहीं से भी जाए, जो टोटल उसके द्वारा कुल पथ की लंबाई जो उसने तय करी, ये जो कुल लंबाई होगी, ये कुल लंबाई क्या कही जाएगी, तो ये कुल लंबाई आपकी कही जाएगी दूरी। इतनी बात समझ में आ गई होगी, बिल्कुल बेसिक से समझाया। यानी दो बिंदुओं के बीच तय की गई मार्ग की कुल लंबाई या कुल पथ को उसकी दूरी कहा जाता है, जबकि दो बिंदुओं के बीच की तय की गई न्यूनतम लंबाई को या न्यूनतम पथ को विस्थापन कहा जाता है। यहाँ तक उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि हाँ समझ में आ गया, या एक लाइक का बटन दबा दीजिएगा, तो भी हम समझ जाएंगे कि आपको समझ में आ गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जो दूरी और विस्थापन के बारे में हम लोगों को समझने की जरूरत है, तो समझने की जरूरत यहाँ पर ये होगी कि जो दूरी होती है, ये धनात्मक हो सकती है, शून्य हो सकती है, लेकिन कभी भी ऋणात्मक नहीं होगी। तो यहां से एक पॉइंट निकलता है, क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए ये पॉइंट बता रहे हैं कि दूरी व विस्थापन में जो मुख्य अंतर है, उसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनमें मुख्य अंतर होगा। दूरी धनात्मक हो सकती है, ऋणात्मक हो सकती है, किंतु दूरी धनात्मक हो सकती है, शून्य हो सकती है, लेकिन ऋणात्मक नहीं हो सकती। जबकि
विस्थापन आपका सदैव धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक भी यानी शून्य भी हो सकता है, लेकिन ऋणात्मक हो सकता है तो बिल्कुल ऋणात्मक भी हो सकता है। तो यहां से एक पॉइंट बना करके आप लोग लिख लीजिएगा, दूरी सदैव धनात्मक होती है, दूरी सदैव धनात्मक होती है जबकि ऋणात्मक नहीं हो सकती, या दूरी का ऋणात्मक मान संभव नहीं है जबकि विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। हो सकता है यानी ऋणात्मक मान विस्थापन का तो संभव है, लेकिन दूरी का ऋणात्मक मान यानी दूरी कभी भी माइनस में नहीं हो सकती। मान लीजिए वो ए को बी तक जाना था, ए बी तक गया ही नहीं, वो वहीं पर बना रहा, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। लेकिन अगर वो यहां से पीछे भी जाएगा तो भी वो दूरी तय कर लेगा। ऋणात्मक विस्थापन तो इसका यहां से यहां जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, लेकिन उसके द्वारा जो तय की गई दूरी होगी वो सदैव प्लस में ही होगी, दूरी कभी भी माइनस में नहीं आती, लेकिन विस्थापन आपका माइनस में हो सकता है। तो नोट कर लीजिएगा जल्दी से, फिर आगे बढ़ें। तो यहां से अब हम लोग अगला पॉइंट इसी में देखते हैं। अगली बात आपसे पूछी जाएगी कि विस्थापन और दूरी में समानता क्या है। अगर ये पूछ लिया जाए कि दूरी और विस्थापन में दोनों में समानता क्या है, तो देखिए समानता क्या है, जो दूरी का मात्रक है, दूरी का मात्रक क्या होगा, दूरी क्या होती है, एक लंबाई, तो लंबाई का मात्रक किस में मापते हैं हम लोग, मीटर में, और डिस्प्लेसमेंट भी जो हुआ होगा वो किसी न किसी लंबाई में ही हुआ होगा। तो विस्थापन का मात्रक अगर आपसे पूछा जाए, विस्थापन भी क्या होगी, एक प्रकार की लंबाई ही होगी, तो इसका मात्रक भी क्या होगा, मीटर ही होगा। दोनों के मात्रक क्या होते हैं, मीटर होते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इन दोनों में अंतर क्या है, तो अंतर है पहली बात की दूरी आपकी अदिश राशि है जबकि विस्थापन आपकी सदिश राशि है। दूसरी बात, इसमें दूरी आपकी दो बिंदुओं के बीच तय की गई कुल मार्ग की लंबाई होती है, जबकि न्यूनतम मार्ग की लंबाई आपकी क्या कहलाती है, तो विस्थापन कहलाती है। तीसरी बात अंतर क्या होगा कि दूरी का ऋणात्मक मान कभी भी संभव नहीं हो सकता, लेकिन विस्थापन का ऋणात्मक मान संभव हो सकता है। तो ये तो अंतर हो गए। लेकिन समानता की बात करें तो समानता पहली होगी कि जो दूरी का मात्रक है वो भी एक लंबाई है, तो किस में आएगा, मीटर में, और विस्थापन भी आपका लंबाई ही है एक प्रकार से, तो उसका मात्रक भी क्या आएगा, मीटर आएगा। इसके बाद आपको हमने विमीय सूत्र के बारे में बताया था। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि दूरी का विमीय सूत्र क्या होगा, या आपसे पूछा जाए कि दूरी का विमीय सूत्र क्या होगा, तो दूरी के विमीय सूत्र के बारे में और यहाँ पर विस्थापन के विमीय सूत्र के बारे में भी देख लेते हैं। हमने बताया था कि विमीय सूत्र कभी भी लिखा जाएगा वो MLT के फॉर्म में लिखा जाएगा और एक लाइन में ही लिखा जाएगा। तो MLT के फॉर्म में लिखने के लिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, MLT के फॉर्म में लिखने के लिए देखेंगे कि दूरी का मात्रक, तो दूरी आपकी मीटर है, किसमें मापी जाएगी, लंबाई में। तो जरा दूरी में देखते हैं किसमें मापी जाती है, मीटर इसका मात्रक है, यानी क्या होगा, लंबाई। तो यहाँ पर लंबाई तो है, लेकिन जो MLT फॉर्म में हम लोगों को लिखना है, यहाँ पर M मतलब द्रव्यमान की कोई बात नहीं है, L की बात है, टाइम की भी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, M0, इसके बाद L की बात हुई है इसलिए L1
और टी की बात अभी नहीं है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, T0। तो इसका विमीय सूत्र क्या बन जाएगा, M0L1T0, M0L1T0। या लिखने के लिए हम लोग लिख सकते हैं L1। तो इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, इसका विमीय सूत्र हो जाएगा L1। उसी तरीके से इसका विमीय सूत्र निकालेंगे तो विस्थापन का विमीय सूत्र भी, ये भी क्या है, एक प्रकार की लंबाई है, जैसा कि अभी बताया मीटर इसका मात्रक है। तो यहाँ पर भी जब MLT फॉर्म में लिखेंगे तो बात सिर्फ L की हुई है, और वो भी कितना, 1 है। तो लिख सकते हैं M0L1T0, या इसी को लिख सकते हैं L1। तो इसका भी विमीय सूत्र क्या होगा, L1 होगा, और उसका भी विमीय सूत्र क्या होगा, L1 होगा। तो यहाँ से हम लोग दो समानताएं देखेंगे कि मात्रक क्या है। तो इसका मात्रक क्या है, मीटर, दोनों का ही मात्रक मीटर है। दोनों का विमीय सूत्र क्या है, दोनों का विमीय सूत्र L1 है। यहाँ तक समझ में आ गया हो तो कमेंट कर दीजिएगा कि समझ में आ गया। तो दोनों के ही SI मात्रक क्या है, तो दोनों के ही SI मात्रक मीटर है। किसी को कोई डाउट अगर हो तो बता दीजिएगा। समझ में आ गया सबको? चलिए अब आगे इसके न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल किस तरीके के पूछे जाते हैं। दूरी विस्थापन में ना समझ में आया हो तो बता दीजिएगा, न्यूमेरिकल आता है यहाँ से। अब एक न्यूमेरिकल देखते हैं। तो दूरी और विस्थापन से संबंधित न्यूमेरिकल, दूरी और विस्थापन के आपके जो न्यूमेरिकल हैं, अब इनको भी देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन हम बोल भी दे रहे हैं, शॉर्ट में इन शॉर्ट लिखेंगे, लेकिन हम इसको बोल दे रहे हैं, तो आप चाहो तो इसको लिख सकते हो। लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 1। एक विद्यार्थी पाँच किलोमीटर दूर विद्यालय जाता है, विद्यालय जाता है। आते समय मित्र के घर रुक जाता है, जो कि विद्यालय से 3 किलोमीटर, ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, विद्यालय से 3 किलोमीटर दूर है। मित्र के, जब वह मित्र के घर है तो विद्यार्थी द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन का अनुपात होगा। दूरी तथा विस्थापन का अनुपात होगा। तो इनका अनुपात क्या होगा, ये हमें निकालना है। ये क्वेश्चन आ चुका है, इसको जरा गौर से ध्यान रखिएगा। फिर से हम क्वेश्चन बोले दे रहे हैं। एक विद्यार्थी 5 किलोमीटर दूर विद्यालय जाता है।
आते समय यानी जब वो वापस आता है तो अपने मित्र के घर रुक जाता है, और उसके मित्र का घर जो है वो विद्यालय से 3 किलोमीटर दूर है। जब वह मित्र के घर पर है तो विद्यार्थी द्वारा जो तय की गई दूरी होगी और जो उसका विस्थापन होगा, इन दोनों के मध्य में अनुपात क्या होगा। इसका आंसर हमें चाहिए, आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स पे, जल्दी से जल्दी आंसर बताइएगा, क्योंकि आप लोग आंसर बोलते नहीं हो तो हमें समझ में नहीं आता कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। तो बताइएगा दूरी और विस्थापन में अनुपात यहाँ पर क्या होगा। एक दूसरा न्यूमेरिकल भी हम लिख दे रहे हैं, एक साथ ही सॉल्व करेंगे दोनों को। क्वेश्चन नंबर 2 दूसरा है, ये क्वेश्चन भी पिछली बार आया था। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 10 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर 6 चक्कर लगाता है, तो व्यक्ति द्वारा तय किया गया विस्थापन होगा। आपको बता दें ये क्वेश्चन पिछली बार आया था, लेकिन इसमें बहुत से लोगों ने गलती भी करी थी, इसलिए हमने इसको यहाँ पर नोट डाउन किया है। तो नोट कर लीजिएगा, इनके जरा आंसर हमें बताइएगा, इनका आंसर क्या होगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा टाइम देते हैं आपको, जरा सॉल्व करिए। देखिए पहला क्वेश्चन, 5 किलोमीटर दूर विद्यालय जाता है, तो ये मान लेते हैं कि उसका घर है और यहाँ पर उसका विद्यालय है, और इनके बीच की दूरी कितनी है, तो इनके बीच की दूरी है 5 किलोमीटर। तो वो घर से विद्यालय जाता है जो कि कितनी दूरी पर है, 5 किलोमीटर पर। यहीं पर कहीं उसके मित्र का घर है, और जो विद्यालय से, ये विद्यालय है, जो विद्यालय से उसके मित्र का घर कितना दूर है, तो वो है कितना, 3 किलोमीटर। यानी वो रुका कहाँ पर आकर के, तो वो रुका है आकर के मित्र के घर पर, और विद्यालय से जब वापस आया है तो वापस आते समय उसने क्या किया, गया इस रास्ते से था, और जब वापसी करी तो वापसी करने पर वो आपका इस पथ से वापस आया। अब अगर हम लोग एक्चुअल फिगर में बात करें तो यहाँ से घर से विद्यालय के बीच की दूरी कितनी थी, 5 किलोमीटर। वो तय कितना कर चुका है वापसी में, 3 किलोमीटर। तो जो बीच का ये बचा हुआ डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक का, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 किलोमीटर। इतनी बात सबको समझ में आ गई कि नहीं। ये जो स्पेस होगा ये आपका 2 किलोमीटर का, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर, तभी तो टोटल कंप्लीट होगा 5 किलोमीटर। अब यहाँ पर जरा ध्यान से समझिएगा, अगर आपसे दूरी पूछ ली जाए तो दूरी कितनी तय करी उसने, 5 किलोमीटर यहाँ से गया और 3 किलोमीटर वापस आया, यानी दो बिंदुओं के बीच में उसने जो कुल दूरी या कुल पथ जो उसने तय किया यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, ये टोटल जो उसने तय किया ये क्या बन जाएगा, तो यही तो आपकी क्या होगी, दूरी। तो दूरी उसने कितनी तय की, 5 ये तय की, 3 ये वाली तय की, तो टोटल दूरी उसने कितनी तय की, 8 किलोमीटर। इतनी बात समझ में आ गई। तो उसने कितनी दूरी तय की, 8 किलोमीटर। यानी व्यक्ति द्वारा तय किए गए कुल पथ की लंबाई ही क्या होती है, दूरी। अभी थोड़ी देर पहले बताया। अब जरा विस्थापन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विस्थापन क्या होगा, तो विस्थापन क्या होगा, व्यक्ति द्वारा तय किए गए न्यूनतम पथ की लंबाई। न्यूनतम पथ क्या होगा, यानी जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक उसके बीच की जो दूरी बची हुई है वही क्या कहलाएगी, वही आपकी कहलाएगी विस्थापन।
तो विस्थापन आप देखोगे कितना हुआ, तो विस्थापन कितना बचा है, तो विस्थापन यहाँ से यहाँ तक कितना जो दूरी बची वही तो विस्थापन होगी, तो विस्थापन कितना हो जाएगा 2 किलोमीटर। इतनी बात समझ में आ गई, यानी दूरी कितनी हो गई तो 8, विस्थापन कितना हो गया तो 2। अब लेकिन यहाँ पूछा क्या गया, दूरी और विस्थापन का अनुपात क्या होगा, तो अनुपात हम लोग निकाल लेते हैं। अनुपात निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, दूरी बटे विस्थापन। अब यहाँ से जब आप देखोगे तो दूरी आपने कितनी निकाली थी 8 किलोमीटर और विस्थापन कितना निकाला 2, डिवाइड कर देंगे। अनुपात पूछा है इसलिए हम लोग लिखेंगे 4/1, यानी अनुपात जो निकल करके आएगा वो होगा 4:1 का अनुपात। यही इसका आंसर हो जाएगा। बहुत बार हम लोग गलती ये कर देते हैं कि विस्थापन निकालते समय दूरी लिख देते हैं, जो कि आंसर गलत हो जाता है। तो इसका आंसर होगा 4:1। इतनी बात समझ में आ गई होगी, ना आई हो तो बताइएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 10 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर 6 चक्कर लगाता है, 6 चक्कर लगाता है, और तो व्यक्ति द्वारा जो विस्थापन होगा वो कितना होगा। इसमें बहुत गलती करते हैं, देखिए समझिएगा। 10 मीटर त्रिज्या का, यानी त्रिज्या क्या होगी r, तो 10 मीटर त्रिज्या का वृत्तीय पथ तय करता है कोई व्यक्ति, ये हो गया वृत्तीय पथ। तो 10 मीटर त्रिज्या का हो गया, ये आपका r होगी, यानी क्या त्रिज्या। अब 10 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर, वृत्तीय पथ का मतलब हो गया जब वो रास्ता या पथ तय करेगा तो वो किस पर करेगा, वो इसकी परिधि पर तय करेगा, यानी वो परिधि के चक्कर लगाएगा, परिधि पर चक्कर लगाएगा, यही तो वृत्ताकार पथ होगा। तो जो चक्कर लगाएगा वो किस पर होगा, तो वो हो जाएगा परिधि पर। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, जो वृत्त की परिधि होती है तो वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr। लेकिन ये एक बार के लिए वृत्त की परिधि का दिया है, तो अगर यहां से आपसे कहा कितनी बार गया 6 चक्कर, तो पहले हम लोग एक चक्कर के लिए निकालेंगे, तो एक चक्कर में कितनी परिधि तय करेगा, तो एक चक्कर में उसकी कितनी आ जाएगी, एक चक्कर में, तो एक चक्कर में यार कितना होगा 10, तो यहां से हम लोग क्या लेंगे 2π10 गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 20π, यानी एक चक्कर में जब वो लगाता है 20π, तो 6 चक्कर में उसकी कितनी हो जाएगी, तो 20 × 6, तो कितना हो जाएगा 120π। यहां से इतनी बात समझ में आ गई। तो 6 चक्कर में उसने कितनी तय करी, परिधि कितनी लगाई, यानी कि उसने कितनी परिधि तय कर दी, तो कुल कितनी कर दी 120π। लेकिन वो यहां से निकलता है, ये उसका इनिशियल पॉइंट है, प्रारंभिक बिंदु है, और घूमता है और घूम करके फिर से यहाँ पर आ जाता है, ये उसका क्या हो गया अंतिम बिंदु हो गया। तो अगर एक चक्कर के लिए देखें तो उसने दूरी कितनी तय करी, तो दूरी तय करी है 20π। तो यहाँ से जो उसके 6 चक्कर में निकल करके आएगा तो दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी उसकी हो जाएगी, यानी उसने कितनी दूरी तय करी 6 चक्कर में, तो 120π ही तय करी। लेकिन विस्थापन कितना हुआ, तो यहां से चला था और यहीं पर रुक गया आके, तो याद रखिएगा इसका विस्थापन कितना होगा, विस्थापन 0 होगा। तो कई बार यहाँ पर हम लोग दूरी निकाल करके आंसर विस्थापन कर देते हैं, तो यहाँ से ध्यान रखिएगा विस्थापन 0 होगा जबकि दूरी 120π होगी। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन पिछली बार आया है, बहुत से लोगों ने इसमें गलती करी। चलिए एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। अगला न्यूमेरिकल, अभी तो हम लोगों ने वृत्तीय पथ को देखा था, कई बार पिछली पेपर में, कई पेपरों में क्वेश्चन था अर्धवृत्तीय पथ से। तो तीसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है अर्धवृत्तीय
पथ पर विस्थापन एवं दूरी का अनुपात होगा। सिर्फ इतना लिखा हुआ आया था और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया पिछली बार। इसके बाद एक क्वेश्चन और लगा लेते हैं तो थोड़ा सा कंफर्म हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति पूर्व की ओर 3 किलोमीटर जाता है, फिर दक्षिण में 4 किलोमीटर जाता है, तो विस्थापन क्या होगा। यह क्वेश्चन इजी है, बहुत से लोग लगा लेंगे। आंसर हमें बताइएगा जरा दोनों के। बताइए। देखिए, अर्धवृत्तीय पथ पूछा है, तो अर्धवृत्तीय पथ का मतलब क्या होगा, पूरा वृत्त, आधा वृत्त, तो यही होगा। अब अर्धवृत्तीय पथ है यानी इसमें कोई त्रिज्या भी रही होगी, यानी इसको क्या बोलेंगे, आर। कोई स्थान ए रहा होगा और एक स्थान बी रहा होगा, ये आपका प्रारंभिक होगा और ये आपका अंतिम होगा। इतनी बात समझ में आ गई। और पथ कैसा होगा, तो अर्धवृत्तीय पथ होगा। अर्धवृत्तीय पथ के लिए अगर इसको हम लोग कंप्लीट करें तो यहां से ये आपका पूर्ण वृत्त होगा, ये पूर्ण वृत्त होगा। इसका आधा यहां से जो ये ऊपर का भाग लिया, ये हो गया आपका अर्धवृत्त। अब जो आर है ये आपकी क्या है, ये त्रिज्या है। लेकिन जब अर्धवृत्तीय पथ की बात होगी तो यहां से, यानी यहां से जो प्रारंभिक बिंदु था, यहां से वो यहां पर आया, तो अर्धवृत्तीय पथ में क्या हो जाएगा, वो पहले तो यहाँ था, अब यहाँ आ गया। यानी उसने जो दूरी तय की होगी वो कितना होगा, त्रिज्या का ठीक 2 गुना होगा। यानी ये आर था तो ये भी कितना होगा, ये भी आपका आर होगा। यानी त्रिज्या, 2 त्रिज्याएं हो गई, यानी एक त्रिज्या ये हुई और एक त्रिज्या, यानी त्रिज्या का 2 गुना। तो 2r जब हम लोग लिखते हैं यानी त्रिज्या का 2 गुना क्या होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं व्यास, यानी रेडियस। रेडियस कितना होता है, तो रेडियस होता है आपका 2r। अब जब हम लोग पूरे वृत्त का निकालते थे तो हम लोग क्या निकाल देते थे, परिधि। लेकिन अब यहां पर क्या करना पड़ेगा, परिधि तो पूरी निकालनी नहीं, यहां निकालना क्या पड़ेगा, परिधि का आधा। तो परिधि का आधा जो तय किया जा रहा है, तो परिधि कितनी होती है, 2πr, और इसका आधा कितना हो जाएगा, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, πr आधा। यानी अर्धवृत्त के लिए जब हम लोग निकालेंगे अर्धवृत्त के लिए, तो कितनी निकलेगी, तो निकलेगी आपकी कितनी, πr, क्योंकि 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर जो πr निकल करके आपका आया, ये πr क्या कहलाएगी, तो ये अर्धवृत्त की दूरी होगी। अर्धवृत्त द्वारा में जो तय की गई दूरी होगी वो कितनी हो गई, πr। लेकिन अब विस्थापन की बात करें तो विस्थापन यहां से कितना हुआ, तो विस्थापन आपका हो जाएगा, विस्थापन, तो विस्थापन यहां से यहां था और यहां पर आ गया, यानी विस्थापन r और r, तो कितना हो जाएगा 2r। तो विस्थापन कितना हो जाएगा यहाँ से 2r। यही तो व्यास था, जो विस्थापन था वो विस्थापन कितना हो गया 2r। तो यहाँ पर पूछा क्या है, विस्थापन और दूरी का अनुपात। तो दूरी आपकी कितनी निकल आई, दूरी निकली πr और विस्थापन कितना निकला 2r। तो विस्थापन और दूरी का अनुपात पूछा है, इसलिए विस्थापन
बटे दूरी, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, विस्थापन आ गया 2r और दूरी कितनी आ गई, तो ये हो जाएगी पाई आर। आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा 2/पाई, यानी 2/पाई। ऑप्शन में अगर ये है तो ठीक बात है, नहीं है तो इसके आगे सॉल्व करोगे तो 2/पाई का मान कितना होता है 22/7। 7 का गुणा ऊपर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 14/22। ये ऑप्शन है तो ठीक है, नहीं है तो इसके आगे भी सॉल्व होगा। 2 से कटेगा कितनी बार 7 बार, और ये कितनी बार 11 बार, तो इसका आंसर क्या हो सकता है 7/11। या इनके बीच में जो भी ऑप्शन दिया हो 2/पाई भी हो सकता है या 7/11 भी हो सकता है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, यानी इसमें अनुपात विस्थापन और दूरी का कितना निकल आएगा 7/11। अब आप लोग इसका क्वेश्चन सॉल्व करके हमें आंसर करिएगा, समझ में आ गया हो तो भी कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, एक व्यक्ति पूर्व की ओर जाता है और ये कितना दक्षिण की ओर फिर मुड़ जाता है और 4 किलोमीटर जाता है। ये क्वेश्चन आप रीजनिंग में भी लगाते हो, जिसमें हम लोग दिशा क्या लेते हैं, तो दिशा हम लोग ये लेते हैं नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। वो गया कितना, तो वो गया पूर्व की ओर कितना गया, तो 3 किलोमीटर गया। इसके बाद यहाँ से वो मुड़ गया दक्षिण में कितना गया, तो वो 4 किलोमीटर गया। अब प्रारंभिक बिंदु ये था ए, इसके बाद वो बी तक गया, बी के बाद वो अंतिम बिंदु कहाँ पर है सी तक। तो जब हमें दूरी निकालने की बात करी जाएगी, तो जब हम लोग दूरी निकालेंगे तो कितना निकालेंगे, कितनी हुई कुल पथ की लंबाई, तो 3 और 4 कितना हो जाएगा, तो दूरी हो जाएगी 7 किलोमीटर। लेकिन यहाँ से अगर विस्थापन पूछ लिया जाए तो विस्थापन क्या होगी, न्यूनतम लंबाई, यानी ए से सी के बीच की दूरी, यही तो आपका विस्थापन होगा। ये विस्थापन होगा न्यूनतम मार्ग की लंबाई, तो ये आपका विस्थापन हो जाएगा। इसको हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से अक्सर निकालते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय कहती है AC² बराबर AB² प्लस BC²। AC का स्क्वायर हम लोगों को निकालना है, यानी कि हम लोगों को क्या निकालना है, विस्थापन निकालना है। तो विस्थापन के लिए यहाँ पर AB का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर और इसका 4 का स्क्वायर, ये निकालेंगे 9, ये निकलेगा 16, 16 और 9 कितना हो गया 25, यानी AC² बराबर 25। तो AC बराबर कितना आ जाएगा 5, क्योंकि 25 को जब यहाँ से स्क्वायर जाएगा तो ये AC बराबर क्या हो जाएगा √25। √25 का मान कितना होता है 5, तो AC बराबर कितना आ जाएगा 5, यानी जो विस्थापन यहाँ से पूछा गया था इसका आंसर कितना आ जाएगा, तो विस्थापन हम लोग बोल सकते हैं कि 5 किलोमीटर का विस्थापन है, या इसकी न्यूनतम दूरी कितनी है, तो वो 5 किलोमीटर है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा उम्मीद है। तो अब इस तरीके के जो भी क्वेश्चन हो वो आप लगाइएगा, ट्राई करिएगा, ना आए तो बताइएगा। इसके बाद हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। जिस प्रकार हम लोगों ने दूरी और विस्थापन के बारे में पढ़ा, उसी तरीके से हम लोग एक कॉम्बिनेशन और लेंगे, क्योंकि ये आपको अंतर से ही बेहतर तरीके से समझ में आएंगे। अब हम लोग दूसरा समझेंगे चाल और वेग के बारे में, यानी चाल क्या है और वेग क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है, इन दोनों में समानता क्या है, अब इसके बारे में समझा जाएगा। तो इसके बारे में हम लोग समझने के लिए पहले आप लोग देखिए, चाल को हम लोग इंग्लिश में स्पीड बोलते हैं, जबकि वेग को हम लोग क्या बोलते हैं, तो वेलोसिटी बोलते हैं। ये सारी चीजें अंतर से समानता से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चाल और वेग को हम लोग कल समझेंगे, क्योंकि इसको भी हम आपको विद न्यूमेरिकल कोशिश करेंगे। अगर इसका न्यूमेरिकल बना है तो ढूंढ करके वो न्यूमेरिकल आपके सामने आएगा। और इसको समानता और अंतर से दोनों से पढ़ेंगे तो चीज़ें हम लोगों को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। क्लास अगर आपकी अच्छी चल रही हो, आपको समझ में आ रहा हो, तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, हमें भी थोड़ा सा संतुष्टि हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद,
वंदे मातरम।